नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हितेश व्यास। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड की तमाम अहम खबरें लेकर और शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश में एक नया समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है। अखिलेश यादव, शिवपाल यादव अपने चाचा शिवपाल यादव के घर पर मिलने के लिए पहुंचे हैं और करीब करीब आधे घंटे से ऊपर का वक्त हो चुका है। ये मुलाकात लगातार चल रही है। 2017 में यानी आज से 5 साल पहले एक विवाद की स्थिति में, पारिवारिक विवाद की स्थिति में शिवपाल यादव अलग हो गए थे, अलग अपनी पार्टी का गठन कर लिया था। और इस बीच यूपी की सियासत से ये बड़ी हलचल आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अब से कुछ देर पहले अपने चाचा शिवपाल यादव के घर पर उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे। इसके बाद ये माना जा रहा है, ये घटनाक्रम इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि लगातार इस तरह की सुगबुगाहटें लगातार चल रही थी कि क्या शिवपाल यादव की पार्टी का गठबंधन होगा समाजवादी पार्टी के साथ में, और कमोबेश उसी तरफ इशारा करता हुआ यह मुलाकात, ये बड़ा घटनाक्रम इस वक्त आपको बता रहे हैं यूपी की सियासत से जुड़ा हुआ। एक तरह से ये पारिवारिक कलह थी, पारिवारिक विवाद था, जिसकी वजह से शिवपाल यादव अलग हुए थे। नाराजगी की वजह बताई जाती है कि अखिलेश यादव को लेकर ही नाराजगी जाहिर की थी और उसके बाद उन्होंने अलग अपनी राह की, अलग अपनी पार्टी का गठन किया। लेकिन पिछले कुछ समय से जिस तरह से चीजें चल रही थी, इस तरह के आसार नजर आ रहे थे कि गठबंधन दोनों ही पार्टियों के बीच में हो सकता है। 2017 जब अलग हुए शिवपाल यादव, उसके बाद बताया जाता है कि शिवपाल यादव और अखिलेश यानी चाचा भतीजा में कोई मुलाकात नहीं हुई है। लिहाजा ये बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम चुनाव से पहले एक गठबंधन की तरफ भी इशारा कर रहा है और एक परिवार फिर से साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। ये इस वक्त की एक बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। अविनाश हमारे सहयोगी लखनऊ से सीधे जुड़कर उनके पास चलते हैं। अविनाश, जानना चाहेंगे आपसे बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम इस चुनाव के संदर्भ में, जहां पर अखिलेश यादव मिलने पहुंचे हैं अपने चाचा यानी शिवपाल यादव से। क्या कुछ अभी तक वहां पर चल रहा है घटनाक्रम? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। वो काफी लंबे वक्त से इस बात की कवायद लगाई जा रही थी कि शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव मिलकर 2022 विधानसभा चुनाव में लड़ेंगे। तो लेकिन आज शिवपाल सिंह यादव के आवास पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज उससे मिलने पहुंचे थे। तो सर आधे घंटे की ये मुलाकात थी। उसके बाद अखिलेश यादव यहाँ से निकले। उनके जो संपर्क है समाजवादी पार्टी के कहने या प्रतिष्ठित समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है, वो यहाँ पर अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव के नारे लगा रहे हैं। हमारे साथ कार्यकर्ता भी है, वो उनसे जानेंगे आज की हमारे साथ कुछ और भी कार्यकर्ता है, उनसे बात करेंगे। जी अविनाश, क्या जो 2017 के बाद जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। 2022 की सरकार बनेगी तो मुझे बहुत बड़ी खुशी है। चाचा को मान सम्मान मिला तो शायद खुशियां में कुछ नहीं चाहिए। और भी कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ तकनीकी तौर पर दिक्कतें दरअसल ये है कि हम आवाज ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं, लेकिन जाहिर तौर पर ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह वहां पर देखने को मिल रहा है। अभी जो तुरंत का अपडेट वो ये है कि शिवपाल यादव से मुलाकात करके अखिलेश यादव फिर से निकल चुके हैं और रवाना हो गए हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि क्या इसके बीच क्या विलय होगा शिवपाल यादव की पार्टी का समाजवादी पार्टी के भीतर, या इस चुनाव में दोनों गठबंधन करके साथ में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, या ये सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात थी क्योंकि परिवार के सदस्य हैं और कहीं न कहीं चुनाव से पहले उस खटास को दूर करने की कोशिश के रूप में इसे देखा जा रहा है। तमाम तरह के कयास, लेकिन अभी कम से कम खबर ये कि शिवपाल यादव, चाचा शिवपाल यादव से मिलने के लिए उनके घर पर पहुंचे थे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार अपने मिशन पर निकले हुए हैं और उसके तहत आज इस दौरे में ये जो महत्वपूर्ण मुलाकात है, अब कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। साल 2007 करीब 5 साल पहले यानी पिछले विधानसभा चुनाव से पहले पारिवारिक कलह हुई और कहीं न कहीं एक दूसरे के कामकाज से नाराज होकर, खासतौर पर अखिलेश यादव के कामकाज से नाराज होकर शिवपाल यादव ने अकेली अलग अपनी राह कर ली थी, परिवार से अलग राह कर ली थी, अलग राजनीतिक रूप से एक पार्टी का गठन कर लिया था। लेकिन अब जानकारी निकल के आ रही है, चूंकि ये मुलाकात है,
ये जो रिश्तों में जमी हुई बर्फ थी, इसको भी पिघलाने की कोशिश की है और एक बड़े कदम के रूप में इसे अखिलेश यादव की तरफ से देखा जा रहा है, क्योंकि वो भतीजे हैं और वो अपने चाचा से मिलने के लिए पहुंचे हैं। क्या सिर्फ ये औपचारिक मुलाकात है, पारिवारिक कलह को दूर करने की कोशिश के रूप में से देखा जाए, या शिवपाल यादव की पार्टी का विलय होने जा रहा है समाजवादी पार्टी में, या समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके शिवपाल यादव की पार्टी चुनाव लड़ेगी? ये कई तरह के सवाल अब इस मुलाकात के बाद खड़े हो रहे हैं। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं, बात विधानसभा के सत्र की करें। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2021-22 का अनुपूरक बजट आज सदन के भीतर पेश किया। इसके अलावा वित्त मंत्री ने 2022-23 के लिए लेखानुदान भी पेश किया है। सदन में पेश किए गए इस अनुपूरक बजट के माध्यम से सरकार ने प्रदेश के लिए सौगातों का पिटारा भी खोला है। वित्त मंत्री ने 8,479 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया है। इसके अलावा 1,68,903 करोड़ का लेखानुदान भी पेश किया गया। अनुपूरक बजट के माध्यम से बीजेपी अपनी योजनाओं को धार देने की कोशिश करेगी। सरकार ने अनुपूरक बजट से हर घर बिजली योजना के लिए अलग से 185 करोड़, खेल विभाग को बजट में से 10 करोड़, काशी विश्वनाथ और गंगा दर्शन के लिए 10 करोड़ का बजट रखा है और यूपी गौरव सम्मान के लिए 10 करोड़ रुपए के समेत कई अन्य मामलों में भी बजट का एलोकेशन किया गया है। सदन की पूरी कार्यवाही के दौरान विपक्ष इस दौरान लगातार हंगामे करता रहा, जिसके कारण सदन एक बार आधे घंटे के लिए स्थगित भी किया गया। इधर सदन को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित भी किया। अपने संबोधन के दौरान सीएम ने न सिर्फ अपने कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों को सदन के सामने रखा, बल्कि नेता प्रतिपक्ष पर भी जमकर तंज कसा। सीएम ने तंज भरे लहजे में कहा कि न अब कोरोना आएगा और न ही सामने बैठे कुछ लोग नजर आएंगे। कोरोना आएगा नहीं, कोरोना को रोकेंगे, थर्ड वेव को भी रोकेंगे, लेकिन हां ये तय है कि आप में से बहुत सारे लोग वापस नहीं आने वाले हैं। चलिए मैं एक श्राप नहीं, मैं आज शुभकामना देता हूं कि आप जैसे हैं ऐसे बैठे रहें, यहां के लोग ऐसे बैठे रहें। इसको तो स्वीकार करते हैं ना। हम यही तो कह रहे हैं कि सभी लोग वापस आ जाए, आप वहीं बैठे रहें, ये लोग यहां बैठे रहें। इधर विधानसभा की ही बात करें तो कुल मिलाकर और भी कई तरह की चीजें निकल के सामने आई और नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने सदन की कार्यवाही को लेकर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। राम गोविंद चौधरी ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को लेकर कहा कि उन्होंने आरोप लगाया कि आरोप सिद्ध होते तो वो इस्तीफा दे देंगे, जैसा उन्होंने की कहा था, क्योंकि खुद ये केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा था, लेकिन उन्होंने अब तक इस्तीफा नहीं दिया है, चूंकि एसआईटी की जांच रिपोर्ट में ये इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि जो घटनाक्रम हुआ था लखीमपुर खीरी में वो इरादतन हत्या के तहत, एक साजिश के तहत माना गया, लेकिन उसके बावजूद इस्तीफा नहीं हुआ। लिहाजा उन्होंने कहा कि अभी तक उन्होंने न इस्तीफा दिया है और न सरकार ने उन्हें बर्खास्त किया है, लिहाजा उनकी बर्खास्तगी की मांग विपक्ष के द्वारा की गई। माननीय मंत्री जी जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उन्होंने पहले ही कहा था कि अगर अपराध सिद्ध हो जाएगा तो हम पद से इस्तीफा दे देंगे। अपराध सिद्ध हो गया, अभी तक उन्होंने पद से इस्तीफा नहीं दिया, तो या तो तत्काल वो पद से इस्तीफा दें या प्रधानमंत्री उनको तत्काल बर्खास्त करें। इसी बात को लेकर के बेल में हमारे सपा के लोग गए थे, दोनों चंदौली वाली घटना को लेकर के, लखीमपुर वाली घटना को लेकर के, लेकिन सरकार के इशारे पर विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा की कार्रवाई रोक करके चले गए अपने कमरे। ये सरकार बिल्कुल तानाशाही पर उतर आई है। सरकार बेरोजगारों को रोजगार नहीं देना चाहती, किसानों की हालत दयनीय हो गई है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी विपक्षी दलों का हंगामा लगातार देखने को मिला। लखनऊ में विधान भवन के सामने कांग्रेस के विधायकों ने जमकर हंगामा किया। इसके बाद इनको
समाजवादी पार्टी के भी विधायकों का समर्थन मिला, उनका साथ मिला। इन सभी की मांग थी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को बर्खास्त करने की। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि जो विषय सदन का नहीं है वो विषय सदन में उठाकर विपक्ष समय बर्बाद कर रहा है। ये विपक्ष का मानसिक दिवालियापन बताता है। और ऐसे मामले में सदन का यह भी मतलब जो विषय उत्तर प्रदेश के सदन से जुड़ा हुआ नहीं है उस विषय को उत्तर प्रदेश के सदन में उठा करके और सदन का समय बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। जो जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, जो मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, और ऐसे मामले में सदन का समय बर्बाद करना या विपक्ष का मतलब एक तरह से मानसिक रूप से दिवालियापन कहूं या उनके पास मुद्दा विहीन कहूं या तो खोखलापन कहूं, जैसे वो हताश निराश हो गए। उनको लग रहा था कि शायद भारतीय जनता पार्टी का वातावरण बिगड़ जाएगा, उनको कोई रास्ता मिल जाएगा, लेकिन उनके सारे रास्ते जनता ने बंद करके रखे हैं। न जातिवाद उनका चल पा रहा है, न गुंडागर्दी चल पा रही है, न बूथों पे कब्जे की योजना चल पा रही है, न तुष्टीकरण की राजनीति चल पा रही है। हर मोर्चे पर विपक्ष फेल हो गया है। तो कुल मिलाकर जिस तरह से अभी आप डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को सुन रहे थे, उनका कहना है कि जो मामला सदन का है ही नहीं उसको इस सदन में उठाकर हंगामा करने का औचित्य क्या है। तो मिलाकर मुद्दाहीन बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन विपक्ष ने अपनी ताकत का एहसास सदन के भीतर भी कराने की कोशिश की है और सदन के बाहर भी लगातार पिछले 2 दिन से बताने की कोशिश की। चाहे समाजवादी पार्टी हो या सुभाष सपा हो या कांग्रेस, प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है और इस प्रदर्शन में महंगाई के मुद्दे को तो उठाया ही जा रहा है, साथ लेकिन खास तौर पर लखीमपुर खीरी कांड के संदर्भ में भी कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दल जो हैं वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बर्खास्तगी की मांग लगातार कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। चित्रकूट के महंत श्री कल्याण दास जी महाराज का निधन हो गया है। ये एक इस वक्त दुखद खबर है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा कि बड़ा अखाड़ा चित्रकूट के महंत श्री कल्याण दास जी महाराज का ब्रह्मलीन होना अत्यंत दुखद है। उनका गोलोक गमन आध्यात्मिक जगत की अपूरणीय क्षति है। प्रभु श्री राम पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और शोकाकुल अनुयायियों को ये अथाह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। ये ट्वीट उन्होंने किया है, साथ ही ओम शांति भी उन्होंने लिखा है। कैबिनेट की बैठक में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र बढ़ाने से जुड़े एक बिल को मंजूरी दी गई है केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में, और इसके बाद माना जा रहा है कि इसके संदर्भ में सदन के भीतर भी कुछ महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं। बीते साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से दिए अपने भाषण में सरकार की मंशा जाहिर की थी। लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र सीमा जल्द ही 18 से बढ़ाकर इसके बाद 21 साल की जा सकेगी। कानूनी तौर पर अगर ये सब कुछ ठीक रहा सदन के भीतर तो ये नियम बन जाएगा। इसके लिए सरकार ने तैयारी भी शुरू कर दी है। शादी की उम्र सीमा बढ़ाए जाने के लिए बाल विवाह कानून में संशोधन भी किया जाएगा। इस कानून में फिलहाल लड़कियों की शादी की उम्र सीमा 18 वर्ष तय की, यानी कि जब बालिग होने की उम्र है वही तय की गई है। कांग्रेस पार्टी के विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा का कहना है कि यह कानून में संशोधन करना महिलाओं के अधिकारों का हनन हुआ है। एक महिला के अधिकारों का हनन है। क्यों 18 वर्ष की आयु, जो जब से हमें संविधान में अधिकार मिला है तब से लेकर अभी तक पिछले 70 वर्षों से ये प्रावधान था, उसको सदन में न लाकर, उसको चर्चा न कराकर इतने महत्वपूर्ण विषय को सरकार अपने केवल उनकी इच्छा है कि उसको 18 से 21 वर्ष कर दिया जाए तो वो कैबिनेट में पास करके उसको ला करके उसको पास कर देंगे। तो ये अगर ये सरकार पूरी तरह से महिला विरोधी है, ये भारतीय जनता पार्टी की महिला विरोधी संकीर्ण विचारधारा का सबसे बड़ा उदाहरण। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने हरदोई में लखीमपुर घटना को लेकर एसआईटी के जांच के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टैनी की बर्खास्तगी की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार को एक्शन लेना चाहिए और बर्खास्तगी करनी चाहिए। सतीश चंद्र मिश्र ने यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर भी बीजेपी पर जमकर वार किया। हम लोग जो कह रहे थे वो तो अब पुलिस ने भी अंततः मान लिया ना कि ये सोची समझी रणनीति के तहत सोचा समझा तरीके से इन्होंने उनको किसानों को, बेकसूर किसानों को कुचलने की काम किया, उनको मारने का काम किया। इसमें
अब तुरंत सरकार को एक्शन लेना चाहिए और जिन्होंने इस साजिश को रचा है उनके खिलाफ एक्शन हो करके और उनकी बर्खास्तगी भी होनी चाहिए। क्या प्रदेश को नंबर 1 बनाया है? प्रदेश को तो खाली एनकाउंटर प्रदेश बना दिया। ब्राह्मणों की हत्याएं कराई, ब्राह्मणों के एनकाउंटर कराए, दलितों के साथ बलात्कार, दलितों के साथ हत्याएं हो रही हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है। क्या यही हर 2 घंटे बलात्कार, यही प्रदेश नंबर 1 बनाना था उनको? तो ये अगर यही नंबर 1 की उनकी परिभाषा थी तो बात दूसरी है। उत्तराखंड की खबरों का रुख करें तो आज देश में विजय दिवस मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी विजय दिवस के मौके पर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। राजधानी देहरादून के गांधी पार्क में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ ही प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीर शहीदों को नमन करते हुए कहा कि 1971 के युद्ध में जिस बहादुरी से हमारे वीर सपूतों ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर किया, उसको भुलाया नहीं जा सकता। दिवस की सभी को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और हमारे बहादुर सैनिक जिन्होंने देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए अपने वीर और साहस का परिचय देते हुए अपने प्राणों का बलिदान किया, उन सभी को नमन करता हूं। और आज हमारी सेना लगातार मजबूत हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज एक सशक्त भारत बन रहा है, एक स्वाभिमानी भारत बन रहा है, एक शक्तिशाली भारत बन रहा है और सेना का मनोबल लगातार बढ़ रहा है। सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार, चाहे रक्षा के क्षेत्र हों, चाहे हमारे सीमा के क्षेत्र हों, चाहे आंतरिक सुरक्षा के मामले हों, हर क्षेत्र में लगातार सेना को पूरी तरह से छूट देने का काम हुआ है। सेना की जो पॉलिसी उन्होंने सेना के अंदर लाई है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने देहरादून में आज विजय सम्मान रैली के माध्यम से चुनावी शंखनाद किया। साथ ही अपने परिवार और उत्तराखंड के शहीदों को देश के लिए कुर्बान होने से भी उन्होंने जोड़ा। जनसभा में राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मेरे पिताजी और दादी जी ने भी देश के लिए शहादत दी है। उत्तराखंड ने देश के लिए सबसे ज्यादा खून दिया है। 1971 में 13 दिन में पाकिस्तान ने हार स्वीकार की, लेकिन आज देश को बांटा जा रहा है। बीजेपी एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाने का काम कर रही है और परेड जो मैदान है, उस परेड मैदान में ये जनसभा को भी उन्होंने संबोधित किया। तो देहरादून से खबर, जहां पर परेड ग्राउंड में राहुल ने जनसभा को संबोधित किया है और यहां पर कई महत्वपूर्ण विषयों को उन्होंने संबोधित किया। दरअसल इसी परेड मैदान में ही कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक जनसभा को संबोधित किया था। इसके बाद राहुल गांधी आज पहुंचे। 1971 में आज भारत पाकिस्तान के खिलाफ मिली एक महत्वपूर्ण जीत के संदर्भ में विजय दिवस मनाया जाता है और इसी सिलसिले में शहीदों को नमन करने का कार्यक्रम भी आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसी मंच पर रखा गया और तमाम शहीदों को नमन भी किया। साथ ही अपने परिवार का भी कहीं न कहीं इस सब से जोड़ा और उन्होंने कहा कि उनके परिवार के सदस्यों ने भी देश के लिए शहादत दी है। उसके अलावा केंद्र की मोदी सरकार पर भी जमकर निशाना उन्होंने साधा है। कई विषयों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर भी निशाना साधा। हरिद्वार में आयुष शिक्षा विभाग के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। सीएम के साथ कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गानों के साथ जमकर नाचते हुए नजर आए। बता दें कि आयुष विभाग ने एक कार्यक्रम का आयोजन यहां पर किया था, जिसमें स्कूली छात्रों द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। इसी कार्यक्रम में तीनों मंत्री मंत्रमुग्ध हो गए और जमकर नाचे। ऐसे युवा यशस्वी और यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी ने थोड़े समय में ही कर दिखाया है। घोषणाएं करते हैं, संबोधन के लिए
तो एक बार फिर से आपको ले चलते हैं एक महत्वपूर्ण खबर के साथ जो लखनऊ से आई, जहां पर अखिलेश यादव शिवपाल यादव से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे। अब से कुछ देर पहले ये मुलाकात हुई, मुलाकात खत्म हो गई और इस मुलाकात के बाद अब कयासों का दौर लग रहा है, क्योंकि 2017 में करीब 5 साल पहले परिवार में टूट हुई थी। शिवपाल यादव ने परिवार से अपनी राह अलग कर ली थी, अलग राजनीतिक दल का गठन भी कर लिया था और उसके बाद अब अपने चाचा शिवपाल यादव से मुलाकात करने के लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अब से कुछ देर पहले उनके निवास पर खुद पहुंचे और करीब 1 घंटे ये मुलाकात चली और उसके बाद मुलाकात खत्म हुई, वापस अखिलेश निकल गए। लेकिन इसके बाद अब कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या शिवपाल यादव अपनी पार्टी को मर्ज करेंगे समाजवादी पार्टी में, या आने वाले विधानसभा चुनाव में दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ने का गठबंधन के तहत फैसला लेंगे, या इसे सिर्फ एक पारिवारिक मेल मुलाकात के तौर पर ही देखा जाए। कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह इसके बाद है। राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव से संबंधित ये बहुत महत्वपूर्ण खबर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अपने चाचा शिवपाल यादव से मुलाकात करने के लिए उनके घर पर पहुंचे और करीब 1 घंटे तक मुलाकात हुई। यह मुलाकात इसलिए महत्वपूर्ण कि पिछले 5 साल में ये पहली मुलाकात इन दोनों की आपस की बताई जा रही है। जया सिंह हमारी सहयोगी इस वक्त लखनऊ में मौजूद हैं, वहीं पर जहां से अब सबसे कुछ देर पहले ये मुलाकात हुई। जया, बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, चूंकि अखिलेश यादव पहुंचे हैं अपने चाचा से मिलने के लिए। 5 साल से करीब ये रिश्तों में भी कहीं न कहीं बर्फ जमी हुई थी, उसको पिघालने की कोशिश भी आज भतीजे की तरफ से की गई। क्या कुछ खास अपडेट? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ सियासी पारा जो है वो चढ़ गया है। तमाम अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी के भी समर्थक हैं और शिवपाल यादव के भी समर्थक यहाँ पे लगातार जुटे हुए। यहाँ पे शिवपाल यादव के तमाम समर्थक यहाँ पे जुटे हुए हैं और यहाँ पे लगातार नारेबाजी की जा रही है। यहाँ पे समर्थकों का भी, हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि गठबंधन के साथ साथ विलय भी हो सकता है, लेकिन अभी निर्णय होने में भी बाकी है, क्योंकि दो में मुलाकात हो चुका है, लेकिन अभी अधिकृत जो ऐलान है वो अभी होना बाकी है। यहाँ पे समर्थक है, मैं उनसे भी बात करूँ क्योंकि अति उत्साहित है ये समर्थक। आज शिवपाल यादव के लगातार बताइए, आज अखिलेश यादव ने मुलाकात की। देखिए, सबसे पहले मैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव युद्ध ब्रिगेड से हूं, लेकिन आज ये जो माहौल है ये सभी पूरे उत्तर प्रदेश की जनता चाह रही थी, चाचा भतीजे एक हो जाएं। चाचा जी का अनुभव और अखिलेश जी का जोश, यही उत्तर प्रदेश में 2022 में बदलाव लाएगी। और जो सोची, क्या अब कहा जा रहा है समाजवादी पार्टी से शिवपाल यादव की प्रगतिशील पार्टी जो विलय हो गया, क्या कितनी सच्चाई है? कि इस मामले में ऑथेंटिक जानकारी कल दे पाएंगे और कल प्रेस होगी, दोनों नेता अपने अपने कार्यालय से प्रेस करेंगे और वही अखिलेश शिवपाल मिल गए, योगी मोदी हिल गए। देखिए, लगातार समर्थकों का जो नारेबाजी है वो जारी है। यहाँ पे भी देखिए, कुछ बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? मैडम, मैं आपको आपके चैनल का नमस्कार करना चाहता हूँ। मैं आजमगढ़ से रामधनी यादव बोल रहा हूँ और एक सर कहा चाहता हूँ, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के वो मंजर आ गया, आएगा नहीं, आ गया। प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, हक न बैठ जा मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी आएगा। ये नारेबाजी जो है वो आपको साफ तौर पे बता रही है कि कितना इसके अंदर उत्साह है। यहाँ पे कोई जरूरी है जिसका मुझे इंतजार, वो घड़ी आ गई, आ गई, वो घड़ी आ गई। शिवपाल अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। बताइए, आज अखिलेश यादव गठबंधन बताया जा रहा है कि विलय हो गया पार्टी का। ये तो अधिकृत प्रत्याशी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों तय करेंगे, समाजवादी पार्टी के और प्रगतिशील समाजवादी, लेकिन कार्यकर्ता ये चाहता है। चलिए जया बने रहिए। जाहिर सी बात है, कार्यकर्ताओं का उत्साह है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, ये इस नाम से अपने 5 साल पहले और कुल मिलाकर परिवार से अलग एक राह भी बनाई थी, परिवार से अलग एक राजनीतिक राह भी बनाई थी, लेकिन इन सब के बीच अब खुद पहल करते हुए आगे पहुंचे हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष
और उनसे मुलाकात की है अखिलेश यादव ने, लिहाजा अब कयास कई लगाए जा रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद जयेश तमाम बातचीत के लिए आपका। तो कुल मिलाकर अब उम्मीद लगाई जा रही है, हालांकि कार्यकर्ता मान रहे हैं कि विलय हो जाएगा या गठबंधन होगा, जो भी होगा कार्यकर्ता जबरदस्त उत्साहित नजर आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में इसे एक दिलचस्प पहल के रूप में भी देखा जा रहा है। देखना होगा कि आगे क्या क्या असर इसकी वजह से और देखने को मिलता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें और अपडेट्स का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।